वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है हमारी खास पेशकश, और इसमें हम बातचीत करते हैं आईपीओ बाजार से जुड़े हुए हर एक पहलू की। ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कह रही है, मैनेजमेंट की विस्तार योजनाएं क्या कुछ है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है। इन तमाम पहलुओं को समेटने के लिए आज हमारे साथ हमारे प्रिय सहयोगी संदीप जो है जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और सब साथ ही साथ हमारे साथ मैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद है, लेकिन आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत सर। और आज से आपका आईपीओ खुला है। रजनीश जी, आलोक जी, अभी आपसे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हमारे दर्शक समझ लें कि आखिर में ये कंपनी कामकाज क्या करती है। संदीप जी बताइए, क्या कुछ कामकाज कर रही है कंपनी? तो पहले आप इस कंपनी के बारे में समझना चाहेंगे विपुल जी, या फिर एक जो लिस्टिंग हुई लिस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बाद में जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं। आज से आईपीओ खुला है, उसके बाद से फिर आज की लिस्टिंग पर भी बात करते हैं। ठीक है। तो ले ट्रेवन्यूज टेक्नोलॉजी, जिसे हम इक्सिको के नाम से बहुत कॉमनली यूज भी करते हैं, इनकी सेवाएं हम लेते भी हैं अक्सर जब हम ट्रैवल करते हैं। तो इसका आईपीओ आज खुला है, जैसे आपने बताया, 12 तारीख तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड इसका है 88 रुपये से लेकर 93 रुपये का। छोटा प्राइस वाला ये आईपीओ है। मैं इसकी आपको सब्सक्रिप्शन डिटेल्स बताता हूँ कि छोटे आईपीओ जो होते हैं, जो प्राइस वाइज छोटे होते हैं, उनका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। 740 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं तो रकम वाइज तो काफ़ी बड़ा आईपीओ हमें इसे कहना चाहिए। हालांकि जो कंपनी है उसको 120 करोड़ रुपए मिलेंगे फ्रेश इशू के जरिए, और बाकी ओएफएस का पार्ट है, यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं, जो मौजूदा निवेशक हैं, उनको 620 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलेगी, क्योंकि करीब 6.25 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो कि ओएफएस के जरिए इस कंपनी के जो मौजूदा निवेशक हैं उनकी ओर से बेचे जाएंगे। 12 बजे तक हमने जब ये ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किए थे, तब तक आप देखेंगे तो 0.6 टाइम्स आपको ये इशू नजर आएगा बढ़ता हुआ। लेकिन जो ताज़ा आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, पहले ही दिन पूरा भर चुका है। 1.02 टाइम्स, ये 1:48 तक का लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें QIBs ज़्यादा इसमें उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं, 0.11 टाइम्स ही है। लेकिन HNI 1 गुना से ज़्यादा भर चुका है, और रिटेल का कोटा सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्साह जो है वो रिटेल में ही देखने को मिल रहा है। 4.25 गुना इनका जो कोटा है वो अभी तक भर चुका है। 2 बजे से पहले तक के ये आंकड़े हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो 23 रुपये पर शेयर का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो कि करीब 25% के आसपास बनता है। अगर आप हायर बैंड पे भी देखें, 93 रुपये का जो प्राइस बैंड है ऊपर की तरफ, तो 25% के आसपास पैसा आपका बन जाएगा, ऐसा यहाँ पे नजर आता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्रवार को अगर आप देखेंगे तो 28 रुपये के आसपास था, वो घटकर अब 23 रुपये के आसपास इनका जो प्रीमियम है वो होता हुआ दिखा है। 161 शेयरों का लॉट है, आपको 14,973 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। 13 को अलॉटमेंट होगा, 14 को आपको रिफंड आ जाएगा अगर खुदा न खास्ता आपका अलॉटमेंट नहीं होता है। और 18 जून को इसकी संभावित लिस्टिंग है। 18 जून को संभावित लिस्टिंग है। और ग्रे मार्केट में प्रीमियम जो है शुक्रवार के मुकाबले थोड़ा घटा ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो काफ़ी उत्साहजनक हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे आलोक जी आपसे कि कंपनी की आगे की विस्तार योजनाएं क्या हैं। ये जो रकम आप जुटा रहे हैं किस तरीके से खर्च करेंगे, जो अगर हम ओएफएस के हिस्से को छोड़ भी दें तो आगे किस तरीके की विस्तार योजनाएं हैं आपकी? तो सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हमारी यहाँ तक की जर्नी क्या रही। तो 2007 में जब रजनीश और मैंने ये कंपनी की शुरुआत करी, हम दोनों घनिष्ठ मित्र हैं आईआईटी कानपुर से। रजनीश कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसके बाद हम एमेडेस में हमने काम किया करीब 4.5-5 साल, और वापस इंडिया आके जब हमने इक्सिको की शुरुआत करी, तो उस समय से लेके अब तक जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है वो है कि हम ट्रैवलर्स के लिए देश के छोटे छोटे शहरों से, जितने भी भारत से हमारे ट्रैवलर्स आ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस बनाएं। और जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ टिकट बुकिंग तक सीमित नहीं है। अगर आप देखिए, हमने जब अपनी ऐप लॉन्च करी थी, चाहे वो ट्रेन की रही हो चाहे फ्लाइट की रही हो, तो शुरुआती हमारी हमेशा जो एक कोशिश रहती है वो ये है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कोई नहीं सॉल्व कर रहा है इन ट्रैवलर्स के लिए, क्या हम जाके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो ट्रेन कहाँ है इस समय वो बताना हो, या पीएनआर प्रेडिक्शन बताना हो, या फिर कोच पोजीशन बतानी हो, या सीट वेटिंग बतानी हो, स्टेशन अलार्म हो, 10 और फीचर हैं। लेकिन बात ये थी कि जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लोग आएंगे, लोग स्टिकी होंगे, यूज करेंगे हमारी ऐप। और बाद में हमने इसमें टिकटिंग इंट्रोड्यूस किया, मतलब स्टार्ट होने के 10 साल बाद समझ लीजिए कि 2017 में हमने जाके आईआरसीटीसी से पार्टनर करके जब ट्रेन टिकटिंग चालू किया, तो वहां पे ट्रस्ट हमारा ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था।
बहुत लार्ज यूजर बेस ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था, और 90% हमारा जो ऑलमोस्ट ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक है, मतलब कि हम उस पर कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं लाने के लिए। वो ये दिखलाता है कि ये यूजर बेस वर्ड ऑफ माउथ से या फिर हमें खुद डिस्कवर करके आया है। और अगर आप हमारी रिपीट ट्रांजैक्शन देखें तो 86% हमारी ट्रांजैक्शंस रिपीट हो रही हैं पिछले साल। तो मैं सिर्फ ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि अभी तक की जो हमारी जर्नी है वो इसलिए है क्योंकि हमने आगे बढ़ के कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझा। छोटे शहर से आने वाले, कानपुर से, इंदौर से, जयपुर से, भिलाई से, कोयम्बटूर से आने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा, ना केवल दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाए। और ट्रेन को आगे रखा, बस को आगे रखा, क्योंकि हमारे देश का जो आम आदमी है, आम नागरिक है, वो आज भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके दिमाग में ट्रेन या बस ही होती है। फ्लाइट सिर्फ 4% हमारी पॉपुलेशन में पेनिट्रेटेड है। तो आज की डेट में अगर इंडिया में ट्रेन फर्स्ट ओटीए बनाना एज अ स्ट्रेटेजी, वो इसलिए वर्क कर रही है क्योंकि फिर फ्यूचर फ्लाइट बुकर भी सारे वहीं से आएंगे। अगर आप देखिए कि जितने भी छोटे एयरपोर्ट आ रहे हैं वो आपके मतलब छोटे शहरों में एयरपोर्ट जो आ रहे हैं जितने भी, जैसे अयोध्या हो गया, दरभंगा, झारसुगुड़ा, इन सब जगह एयरपोर्ट्स नहीं था, अब है। और यहाँ से लोग ट्रेन से जाते थे, अब उसमें से ही कुछ लोग जो है वो उड़ने लगे हैं। तो उस तरह से हमारा पेनिट्रेशन हमें फायदा पहुंचा रहा है और पहुंचाता रहेगा। तो होटल में हम अभी घुसे हैं दिसंबर में पिछले साल, और बहुत स्कोप है अभी, क्योंकि जितने भी कैटेगरीज में हम हैं वहां पे अभी भी पेनिट्रेशन बढ़ने का बहुत स्कोप है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सर संदीप बात कर रहा हूँ, नमस्कार आप दोनों को ही। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बस, फ्लाइट और उसके साथ साथ जो ट्रेन है उसकी तो बात करी है। चौथा जो सेगमेंट है आपका वो आता है होटल का। आप जो ओटीए हैं, यानी कि जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है इक्सिगो के नाम से जो ऑपरेट करते हैं, उसमें होटल का भी पार्ट आता है। तो बस, ट्रेन और फ्लाइट के अलावा जो होटल वाला पार्ट है, अगर आप चारों का एक बाइफर्गेशन दे सके कि कितना रेवेन्यू वहाँ से आता है और आपका जो एबिडा है यानी कि जो कामकाजी मुनाफा है उसमें इन चारों का किस तरह का कंट्रीब्यूशन है? तो देखिए, हमने इस बार अपने फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज किया है कि किस तरह से स्प्लिट है हमारे बिजनेस। 3 बिजनेस लाइन में होटल्स अभी बहुत छोटा है, इसलिए हमने अलग से इसको स्प्लिट नहीं किया है। बट अगर आप देखेंगे कि हमारे ट्रेन, फ्लाइट और बस की रेवेन्यू जिस तरह से स्प्लिट है, तो करीब आधे से ज्यादा हमारी मार्जिनली ज्यादा रेवेन्यू जो है ट्रेन से आ रही है। अगर आप फ्लाइट की बात करें तो वो सेकेंड नंबर पे 22% के आसपास रेवेन्यू हमारी आ रही है, और 20% के आसपास रेवेन्यू हमारी जो है वो बस से आ रही है। लेकिन अगर आप इसको जीटीवी लेवल पे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि फ्लाइट का जीटीवी, क्योंकि एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा होता है, तो इसलिए वहां पे आपको पेनिट्रेशन ज्यादा बड़ा दिखेगा जीटीवी लेवल पे। और जैसे ही आप इसको सीएम लेवल पे जाएंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेवल पे, कि सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अगर आप हटा दें, और शायद हम ही एक ओटीए हैं जो ये डिस्क्लोज करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेवल तक, लेकिन अगर आप वहां देखेंगे तो बिजनेस बहुत वेल डाइवर्सिफाइड दिखेगा आपको। फ्लाइट और बस मिला के करीब 55% पहुंच जाते हैं वहां पे ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और ट्रेन रह जाता है करीब 45%। और जिस तरह से हमारा बिजनेस इवॉल्व कर रहा है, आप देखेंगे कि ग्रोथ जो फ्लाइट और बस और अब होटल में जैसे आने की उम्मीद है, उस तरह से बिजनेस मिक्स और डाइवर्सिफाई होता रहेगा। सर, मैं आपके बिजनेस मॉडल के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें ये सब चीज़ें तो हैं, ये जो चारों वर्टिकल्स आप बता रहे हैं। होटल हब आप कह रहे हैं हालांकि काफ़ी छोटा है, आगे ग्रो कर सकता है, लेकिन उसमें एक अच्छी बात जो मुझे लगी, जो कि काफ़ी अट्रैक्ट भी किया जिसने मुझे, वो ये था कि एआई बेस्ड जो ट्रैवल प्लानिंग सर्विसेज और जो ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट है उसके ऊपर भी आपका फोकस है। तो ये आप किस तरह से अपने बिजनेस में इसको इनकलकेट कर रहे हैं, और आगे किस तरह से एआई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ बिजनेस ग्रोथ में उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसका कितना फायदा भी हो चुका है और आगे कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, मैं आपको ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे हमारी कंपनी कस्टमर्स के प्रॉब्लम को बिल्कुल सामने रख के और उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। एक छोटी सी कहानी सुनाता, बहुत पुरानी बात है। उस समय हम आईआईटी कानपुर में पढ़ते थे, और घर जाने के समय हम ट्रेन में साथ में अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ ट्रैवल करते थे, और हमें पहुंचना होता था कानपुर, लेकिन कानपुर पहुंचने से पहले आंख लग जाती है, तो हम पहुंच जाते थे इटावा, और इटावा में पहुंच के फिर हमें वापस आना होता था। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ट्रेन के यूजर्स की, जब हमने 2013 में अपनी पहली बार ट्रेन से आपको लॉन्च करा, 2013-14 में, तो हमने देखा कि ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज्यादा जरूरी था। तो हमने
वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोगों को नहीं फेंका उस प्रॉब्लम के ऊपर, हमने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और भरपूर इस्तेमाल किया। अगर आप देखेंगे तो 2015 में हमने एआई यूज करके पीएनआरस को प्रिडिक्ट किया। हमने ये बताया कि आपकी जो वेट लिस्टेड टिकट है वो कंफर्म होगी कि नहीं। अब 2015 में आप बताइए, उस समय एआई का बोलबाला नहीं था, ज्यादा लोग एआई की बातें नहीं करते, बट उस समय भी हमने एआई का यूज किया और वो यूज हम अभी भी जारी रखे। अभी तक हम लोग हर चीज में, हर क्षेत्र में, कंपनी के अंदर बाहर एआई का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। 2017 में हमने चैटबॉट इजाद किया और वो चैटबॉट अब 7 साल बाद इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि हम लोग अब 90% हमारे जितने भी कस्टमर सपोर्ट क्वेरीज इनबाउंड आते हैं हमारे पास, उन सबको हम बिल्कुल एआई के थ्रू एंड टू एंड बिना किसी ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट में सॉल्व कर लेते हैं। और वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज जो हमारा फोकस है एआई और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही डीप है और बहुत ही पुरानी स्ट्रैटेजी है हमारी। और वो अभी आज के डेट में आप देखेंगे तो ये स्ट्रैटेजी से जो ऑपरेटिंग लेवरेज जो आ रहा है बिजनेस के अंदर वो दिखाई दे रहा है। अगर लास्ट 2 साल के आप नंबर्स देखें, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं और उसका रीजन यही है। और आपने होटल्स में भी देखा होगा कि यही रीजन है कि होटल्स में भी अभी जो हमने लॉन्च किया है, बहुत अर्ली डेज है, लेकिन वहां भी जो कहानी है वो कोई बहुत डिफरेंट नहीं होने वाली है। वहां भी कहानी वही रहेगी, हम होटल्स में भी जाके वही करेंगे। हम अभी समझ रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम, जो लोग इटावा कानपुर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, इस टाइप के जो छोटे छोटे शहरों के जो लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम पहले समझ के सॉल्व करेंगे होटल्स में भी, और वहीं से फिर हमारी ग्रोथ वहां भी आएगी। ठीक है। रजनीश जी, एक मेरा फाइनेंशियल्स को लेकर आपसे सवाल था। आपने बिजनेस मॉडल के बारे में तो पूरी डिटेल्स शेयर कर ही दी हैं। केवल मुझे मैं रेवेन्यू या प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे डेट लेवल्स की, बोरिंग्स की बात कर रहा हूँ। और 15 करोड़ के आसपास था 2021 में, जो मार्च में साल खत्म हुआ था। वो अगले साल घटकर 2.25 करोड़ पे आ गया और घटकर अगले साल वो आधे करोड़ पर आ गया। लेकिन इस साल यानी कि जो 31 दिसंबर 2023 तक के आंकड़े जो आपने शेयर किए हैं रेगुलेटर के साथ, उसके मुताबिक 43.5 करोड़ रुपए का आपका जो बोरिंग लेवल है वो बढ़ गया है। तो पहले ये कम हो रहा था, उसके बाद ये बढ़ा है, लेकिन इतने अलार्मिंग रेट पे बढ़ा है। क्या इसके पीछे कोई वजह है, या आप बहुत तेज़ी से एक्सपैंड किए हैं, या कोई आपने खर्चा ऐसा किया है जिस वजह से ये नंबर इतना अलार्मिंग पेस पे बढ़ा है? तो जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारी जो ग्रोथ है, एटलीस्ट लास्ट 2 सालों की जो ग्रोथ है वो बेजोड़ है। अब उस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल की हमारी रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये वही रिफ्लेक्ट करता है। इसमें ऐसा कुछ अलार्मिंग है नहीं, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब आप देखेंगे तो कि होता यही है कि अगर आपके ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाएंगी तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएंगी। प्लस उसके अलावा ये भी है कि अब हमारी पार्टनरशिप जो बैंकों के साथ है वो भी बढ़ती जा रही है, और उस वजह से जो बैंक ऑफर्स हम चलाते हैं वहां भी एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता होगा कि वहां से जो पैसे आते हैं उसमें एक लैग होता है, थोड़ा डिले होता है। तो इन सब रीजन से वो दिखाई दे रहा है। और दूसरा एक रीजन बहुत बड़ा ये भी है कि हमारे जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, जैसे अश्योर्ड हो गया, तो वहां भी रेवेन्यू साइड में तो अश्योर्ड है ही, बट कॉस्ट साइड पे भी उसका इम्पैक्ट होता है जब कैंसिलेशंस होती है। तो उसको भी कवर करने के लिए हम ये करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम अश्योर्ड के अंदर जी बिल्कुल इंस्टेंटली कस्टमर्स को पैसे वापस दे देते हैं जैसे ही आप टिकट कैंसिल करेंगे। हम वेट नहीं करते हैं कि क्या एयरसीटीसी या फिर एयरलाइन हमें रिफंड वापस दे। हम कस्टमर एक्सपीरियंस को सुपीरियर बनाने के लिए वो रिफंड तुरंत दे देते हैं कस्टमर्स को, फटाफट। जी। और इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है कंपनी में, तो ये सारा जो है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नेचर का जो है डेट है। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, समय की आपके पास भी कमी है। भविष्य को लेकर के किस तरह के ग्रोथ की उम्मीद आप जता रहे हैं? क्योंकि अभी अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप अभी बता रहे थे ट्रेन की और बस की, तमाम आपने नंबर्स हमें बताए, लेकिन इकॉनमी में हम देख रहे हैं कि एक के शेप रिकवरी देखने को मिल रही है और रूरल डिमांड घट रही है। इसका असर आपके कारोबार पर कितना होता हुआ अब तक कुछ आपको दिखा है, या भविष्य में हो सकता है? हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि मानसून अगर अच्छा होता है तो फिर से डिमांड थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में भविष्य को लेकर के क्या आपकी ग्रोथ की उम्मीदें हैं? और दूसरा, ये जो नाम आपने कंपनी का सोचा, वो उसके पीछे की कहानी क्या है? जरा वो भी बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें।
नाम की कहानी पे आएंगे, पहले मैं आपका पहला क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को एक पिरामिड की तरह सोचें, तो हम जहां पे ऑपरेट कर रहे हैं वो मिडिल इंडिया है ना, जो नेक्स्ट बिलियन यूजर जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व ट्रेन टिकट भी औसतन एक पीएनआर करीब 1200-1300 रुपए का खर्चा आता है बुक करने में। ठीक है, ये अनरिजर्व्ड वाला मार्केट नहीं है जो कि बिल्कुल बेस ऑफ द पिरामिड पे होता है। तो और रूरल की बात करें तो मतलब हम उतना ज्यादा रूरल हैवी फोकस नहीं है। यहाँ पे हम छोटे शहरों की बात कर रहे हैं, Tier 2, 3 सिटीज की बात कर रहे हैं, जो अपकमिंग हमारे जितने भी फास्ट ग्रोइंग सिटी हैं हमारे देश के, वहां से हमारा सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मार्केट बहुत बड़ा है। मार्केट जो है 5.9 लाख करोड़, दैट इज द प्रोजेक्टेड मार्केट साइज बाय FY 28 फॉर ओवरऑल ट्रैवल। और इसमें से करीबन करीबन आधा जो है ओटीए, ये ओटीएस से आएगा, और ऑनलाइन करीब करीब इसका 2/3 होगा। तो ओटीएस का अगर शेयर भी अगर आप देखें तो ये बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडिया में। और आपको आसपास दिख ही रहा होगा कि किस तरह डिमांड कोविड के बाद, क्योंकि लोगों की बिहेवियर चेंज हो गए हैं, हर कोई जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रिप्स ले रहा है और ज्यादा पैसे भी खर्च कर रहा है अपने ट्रिप्स पे, क्योंकि सारे फेयर्स बढ़े हुए हैं और सारे रेट्स बढ़े हुए हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी डिमांड जो है वो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे, चाहे वो एयरलाइन हो या होटल हो या ओटीएस हो, सारे बिजनेसेस में बेजोड़ ग्रोथ आई है पिछले 2 साल में। और आगे का अगर आप प्रोजेक्शन देखें तो मतलब 18% ग्रोथ जो है वो मार्केट में होनी चाहिए ओटीएस की अगले 4 साल। ये फ्रॉस्ट एंड सलीवन की जो इंडस्ट्री रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये प्रोजेक्शन है। अगर आप जिन कैटेगरीज में हम ऑपरेट करते हैं वहां पे भी मतलब आप देखेंगे तो वो मिड टीन्स टू 18% टाइप की ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है एज पर द रिपोर्ट। तो मैं कहूंगा कि हमारा एंडेवर यही रहेगा कि हम जिस तरह की ग्रोथ पहले लाए हैं, आगे जिस तरह मार्केट ग्रोथ हो रहा है, हम भी उसी तरह ग्रो करें या उससे अच्छा ग्रो करें। कोशिश हमारी यही रहेगी। याद रखिएगा कि होटल जैसी कैटेगरी में हम ना के बराबर मार्केट शेयर से चालू कर रहे हैं। अभी हम बहुत यंग प्लेयर हैं, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा यूजर बेस है जहां पे बहुत सारे लोगों ने आज तक होटल ऑनलाइन बुक भी नहीं किया है। तो जैसे जैसे लॉन्च करके समझ रहे हैं उस मार्केट को, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे पहली बार किसी की ऑनलाइन होटल बुकिंग लाना या पहली बार किसी की ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग लाना इस मार्केट से, ये अपने में एक कामयाबी है हमारे लिए। और हम इस पे अटल विश्वास है हमें कि हम जुटे रहेंगे इस पे। और अभी जी। क्रिकेट का फीवर जारी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बस एक यहाँ पे ना एक मिसाल देना चाहूंगा क्रिकेट की, कि आपने देखा होगा क्रिकेट के ग्राउंड में जब हमारे प्रिय बैट्समैन उतरते हैं, धोनी, विराट कोहली, शर्मा, तो वो बिल्कुल दौड़ते हुए, वार्म अप करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए पहुंचते हैं वहां पे। और वो वार्म अप जो है वो अभी तक वही चल रहा था, आप ऐसे समझ लीजिए। और इनिंग्स की जो पारी है वो शुरुआत अभी होनी है। आपने नाम पे भी क्वेश्चन पूछा, तो ये बताना चाहूंगा कि नाम में क्या रखा है, आपको काम देखना चाहिए हमारा। वाह, तो मतलब आप ये कह रहे हैं अभी तक वार्म अप चल रहा था, अभी सेंचुरी लगानी बाकी है आपकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और कानपुर में मेरा भी बड़ा वक्त गुजरा है, तो शहर की बहुत सारी यादें हैं। और आप लोग भी कानपुर IIT से बाहर निकले हुए हैं और अब यह जो है इतना विस्तार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका IPO को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपके निवेशकों को भी काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा, इसलिए हम कामना करते हैं जब एक बार IPO आपका लिस्ट होगा तो एक बार फिर से आपसे और डिटेल में बातचीत करेंगे, ताकि आप और खुल करके हमसे बातचीत कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आगे धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं डॉक्टर रवि सिंह जी के पास। रवि सर, मैनेजमेंट को आपने सुना, डिटेल हमने डिस्कशन कर ली, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बता दिए गए हैं। अब आप ये बताइए, आपको अभी ये प्राइस बैंड कैसा लग रहा है और कैसे देख रहे हैं इस IPO को आप? देखिए विपुल जी, पहले तो ये कहूंगा रजनीश जी और आलोक जी चूंकि अब कैमरे से बाहर हो गए हैं, लेकिन ये कहूंगा, धन्यवाद करूंगा कि, और उनको एक सलाह भी जरूर एज ए एनालिस्ट देना चाहूंगा और इन्वेस्टर भाई बहनों की तरफ से जरूर देना चाहूंगा कि जो वार्म अप उन्होंने स्टार्ट किया है वो वार्म अप को कंटिन्यू रखेंगे। और ऐसा ना करें, क्योंकि जो पीछे जो एक्सपीरियंस रहा, जैसे हमने ईज माई ट्रिप पे देखा, वार्म अप तो छोड़िए, अब तो वो पानी भी नहीं पिला पाते मैदान में, और बहुत से स्टॉक्स ऐसे दिखाई दिए हैं। तो वैसा हाल ना हो, तो
तो मैं इसके लिए बेस्ट ऑफ लक जरूर करूंगा। और कहीं ना कहीं से कस्टमर, देखिए क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं इनके फंडामेंटल पे अभी बाद में आता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस खराब हो जाता है जब आपको इस तरीके के स्टॉक्स में आप निवेश करते हैं, इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं और मैनेजमेंट भटक जाता है। और कहीं ना कहीं से जो ईज माई ट्रिप है या अदर स्टॉक्स को देखें तो उनके मैनेजमेंट भटके हुए से हैं, और उसकी वजह से इन्वेस्टर को लगातार नुकसान हो रहा है। बहुत से लोगों ने पोजीशंस होल्ड करके रखी हैं, और अब मैं उनको सबको यही राय देता हूँ कि बचिए, कोशिश करिए। बात करते हैं रजनीश जी और आलोक जी की। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, इन्होंने बड़े स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ और बड़ा दमखम के साथ एआई और डिजिटलाइजेशन का जो है वो वार्म अप स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि जरूर इनके बिजनेस में सफलता मिलेगी। फिलहाल आईपीओ की बात करें तो अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी जब ओपन होगी तो उसकी स्ट्रैटेजी तो जरूर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइस बैंड मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ पे ध्यान देना चाहिए। इस आईपीओ पे ध्यान देना चाहिए, निवेश कर सकते हैं। और रिटेल का पार्टिसिपेशन जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो दिखा रहा है कि रिटेल इंटरेस्टेड है इसमें, इस आईपीओ के अंदर। चलते हैं दोबारा संदीप के पास। संदीप, आज एक लिस्टिंग देखने को मिली और ठीक लिस्टिंग कह सकते हैं, 15% के आसपास की प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं? ठीक ही कहा जाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे वो तो ऐसा बयां कर रहे थे कि शायद इससे और बेहतर लिस्टिंग हो सकती थी। 164.95 ये भाव है जिस पर ये एनएसई पर खुला है। वो अगर लिस्टिंग प्राइस मान के चलें तो 21.3% के प्रीमियम पर ये लिस्टिंग होती हुई दिखी है। हालांकि बीएसई पर जो पहला भाव जिस पे ओपनिंग हुई थी वो 165 रुपये का था, तो 21.5% के आसपास का प्रीमियम था। 136 रुपये का जो इनका इशू प्राइस था उससे अगर आप कैलकुलेट करके चलते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं कि ठीक ठाक लिस्टिंग है, क्योंकि 117 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। इसमें एनआई यानी कि जो एचएनआई का कोटा है वो 302 गुना, क्यूआईबी का हिस्सा 89 टाइम्स और रिटेल का हिस्सा 52 गुना से ज़्यादा भरा था। हालांकि जिस तरह के सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं, खासतौर पे क्यूआईबी जिनको लंबी अवधि का निवेशक माना जाता है, काफ़ी समय रुकते हैं वो और अच्छी ग्रोथ के लिए वो इन्वेस्ट भी करते हैं, तो कोई पोस्ट बाइंग इंटरेस्ट उनकी तरफ से नहीं देखने को मिला है। शेयर अभी भी 160 रुपये के आसपास या 165 के आसपास लिस्ट होने के बाद इस आईपीओ से सफलतापूर्वक इन्होंने 130 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है। ये पूरी तरह से ओएफएस था, कंपनी को कोई पैसा इससे नहीं मिला है। करीब 96 लाख शेयरों के आसपास का ये ओएफएस था, तो फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को कोई रकम नहीं मिले। केवल एक वैल्यूएशन का पार्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनके जो पीयर्स हैं, टेनफैक इंडस्ट्रीज वो करीब 39 गुना, नियोजन केमिकल्स 114 गुना, सिगाची इंडस्ट्रीज 37 गुना, डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल्स 68.5 गुना और तत्वचिंतन फार्मा उसकी बात करें तो करीब 80 गुना के आसपास के पी मल्टीपल पर वो ऑपरेट करता है। और जिन लेवल्स पे ये स्टॉक ऑपरेट कर रहा है अभी भी इसके वैल्यूएशन 31 गुना के आसपास के हैं। यानी कि जितने भी पीयर्स हैं उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे कम वैल्यूएशन पे ही फिलहाल स्टॉक में ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो कोई अगर बाइंग इंटरेस्ट आता है लो लेवल्स पे तो वैल्यूएशन का सपोर्ट भी हो सकता है कि स्टॉक को मिल जाए। बिल्कुल। और कभी कभी बाजार का भी सेंटिमेंट थोड़ा उतना अच्छा था नहीं। बाजार आज रिकॉर्ड हाई पे खुला जरूर, उसके बाद से फिर जब तक लिस्टिंग की बारी आई तब तक बाजार ठंडा हो गया, तो मुझे लगता है कि उसका भी असर कई बार लिस्टिंग पर हो जाता है। लेकिन रवि सर, क्या करें? जो लोगों के पास आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है उनको क्या करना चाहिए? और वैल्यूएशन को लेकर के अभी संदीप जो जानकारी दे रहे थे, तो क्या सेकेंडरी मार्केट में भी एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए क्या? देखिए संदीप जी जो है वो पूरा ऑपरेशन कर देते हैं और ऑपरेशन करने के बाद सिर्फ एक कमिटमेंट ही बचता है कि अब क्या आगे का स्टेप होना चाहिए। तो मुझे लगता है संदीप जी ने बिल्कुल सही बताया। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पर गेन करता हुआ नजर आएगा। और दूसरा जो लेकिन क्या होता है कि मैं अपने जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको एक राय जरूर देता हूं कि जब भी स्टॉक इस तरीके से लिस्ट हो ना तो थोड़ा सा पार्शियल मुनाफा बुक कर लीजिए, लड्डू घर लेने जाइए, एंजॉय करिए कि बड़े दिन बाद कोई आईपीओ में एग्जिट करने का भी मौका मिल रहा है वही प्रॉफिट में। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है 180 से 220 के लक्ष्य छू सकता है। अगर डिप कोई मिलता है तो भी खरीदारी कर सकते हैं। और जो नए इन्वेस्टर सोच रहे थे कि हाँ चलो कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ नया आईपीओ आया, तो मुझे लगता है 160 का लेवल वाजिब है जहां पे खरीदारी की जा सकती है। चलिए, तो लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप एंट्री कर सकते हैं 160 के आसपास। वहाँ पर 180 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको आईपीओ में मिला हुआ पैसा मिला है तो आप चाहें तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। फिर पता लगा कि लंबे समय तक कहीं होल्ड ना करना पड़ जाए, क्योंकि अगर आपका नज़रिया छोटी अवधि का है तो। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए। और मुझे लगता है अभी 1-2 दिन जो है शौर्य अवकाश पर हैं, तो
आपकी सेवाएं जो है हमारे दर्शकों को ऐसे ही मिलती रहें और नई ज्ञान की गंगा बहती रहे। तो कोशिश करूंगा कि मैं शौर्य के शूज में एंटर कर अरे पाऊं। नहीं, ऐसा है, ये तो फिर गलत दिशा में चले गए आप। नहीं, आपका अपना अनुभव है और बहुत अच्छा लगता है, हमारे दर्शक काफ़ी पसंद भी करते हैं आपके तमाम कार्यक्रमों को। वैसे विपुल जी, जब मुझे अगर पता होता है संदीप ग्रोवर जी आते हैं तो मैं थोड़ा फंडामेंटल नंबर्स और देख के आता हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ये कहाँ फंसा दें। और आपको एक्सरसाइज करने की एक प्रेरणा भी देते हैं, ये खास बात संदीप जी की है। और इनके जो शोज हैं जनरली मैं भी फॉलो करता हूँ, जिस हिसाब से ये फंडामेंटल चर्चा करते हैं, डिटेल चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपके इस तरीके के शोज के लिए, और प्लीज उसको कंटिन्यू रखें। आपकी सारी बातों में एक बात से मैं सबसे ज़्यादा सहमत हूँ कि संदीप भाई फंसाने में माहिर हैं। तो जो आपने शब्द बोला तो वो काफ़ी जो है अच्छी बात आपने बहुत सोच समझ करके कही है, बहुत गहरी बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आईपीओ का सेगमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।